हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख ली है, जिनमें हमने बेसिक जानकारी पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शेयर करने, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 है वो एक थ्योरेटिकल प्रश्नावली है और दो ही प्रकार के क्वेश्चन है। प्रश्न कौन से हैं कि एक अप्रमेय संख्या को हमें अप्रमेय सिद्ध करना है। कि जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हमें बस इसी प्रकार के प्रश्न इस प्रश्नावली में मिलेंगे, या फिर इस अप्रमेय संख्या के साथ में प्लस या माइनस में कोई और संख्या मिल सकती है। तो ये दो ही प्रकार के प्रश्न है यहाँ पर। एक मिनट। हाँ, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं मैं एक बार प्रश्न से। तो आपको लिखना किस प्रकार आंसर है, आपको कुल मिला के मैं तो पहले ही कह देता हूँ, ये प्रश्न आपको समझने के बजाय रटना होगा। समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, अन्यथा आपको रटना है। क्यों रटना है? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल है, कहाँ पर क्या दे रखा है, क्या लिखना है, वो आपको जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेता हूँ एक बार। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है। आपको पहले इसका अपोजिट मानना है। क्या लिखोगे आप? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या। हमें इसका अपोजिट मानना है। ये हमने मान लिया। माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है तथा दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि किस प्रकार है? तो वो आपको यहाँ लिखना है कि a/b बराबर √5। कि a/b का मतलब a में यदि हम b का भाग लगाए तो हमारे पास √5 आता है। हमें इस प्रकार मानना है। ये मान लिया आपने। लेकिन जहाँ b है वो क्या नहीं होना चाहिए? b है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने एक बार? माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है तथा दो सहअभाज्य संख्या a और b इस प्रकार है कि किस प्रकार है? a/b बराबर √5। अब सर आप कहोगे सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो ऐसी संख्याएं हमने इसमें थ्योरेटिकल में इसमें पढ़ा है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना आता है? 1। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वे संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ ना आए, तभी तो 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी हमने जो a और b लिया है उनमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ a और b में एक के
अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य संख्या लिखी हमने ए और बी, तो हमने लिख लिया कि यहाँ ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने ये लिखा है ए बटे बी बराबर √5, उसको क्या लिखना आपको, ए बराबर √5 और साथ में क्या आ जाएगा बी। एक ए तो इधर रह गया, बी जो भाग में था वो गुणा में चला गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हमें दोनों तरफ वर्ग करना है, तो इधर तो हो जाएगा ए का स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमारे पास एक लाइन आई है ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर कि ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। एक बार मैं इधर आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे 10 है तो 10 को मैं क्या लिखूँगा, 5 गुणा 2। 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2। इसका मतलब 10 है वो 5 से क्या है विभाजित है। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर है वो 5 से क्या है विभाजित है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है। क्यों है विभाजित, क्योंकि ए स्क्वायर के गुणनखंड में 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो आपको लिखना है इसलिए ए भी 5 से विभाजित है। इसलिए ए भी 5 से क्या है विभाजित है, क्योंकि यदि किसी वर्ग संख्या में 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे 25 है, यदि 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 25 के वर्गमूल, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 में तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। इसलिए ए स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब आपको और क्या करना है, यहाँ पर आपको ये लिखना है, यहाँ पर यहाँ जो ए का मान आपको ए बराबर वापस मानना है। ए बराबर आपको 5c मानना है। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देना, और यहाँ पर यदि 2 है तो 2 लिख देना। क्या लिखना आपको, माना ए बराबर 5c। क्या मानना आपको, माना ए बराबर 5c। क्यों माना है, क्योंकि आपने लिखा है कि ये जो ए है वो 5 से विभाजित है, तो आपने क्या मान लिया यहाँ पर कि ए बराबर 5c है। हो गया। अब आपको ये मान है वो उठा के इसको एक बार हम समीकरण दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसको, समीकरण 1 दे देते हैं इसको। एक समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है अब कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तभी मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल है, इसको आपको रटना होगा। अब इधर कर लेते हैं इसका और सॉल्यूशन। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान रख दिया हमने 5c, तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। किसकी जगह रखना आपको, इसमें बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर ये 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 5 का हो जाएगा कितना 25, 5 का 25, सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब काटा कर यहाँ से काटे 5 का भाग 25 में देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। 5c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यदि हम 5 से 25 को काट दें कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ से 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2।
ये देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही क्या सेम से है क्या? यहाँ ए स्क्वायर बराबर 5b² है और यहाँ पर क्या है 5c² बराबर b²। यदि इसको उल्टा लिखे हम तो क्या लिखेंगे, b² बराबर हो जाएगा 5c²। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। सेम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में सेम कंडीशन आ रही है। यहाँ पर a² वो 5 से विभाजित है, यहाँ पर b² भी किससे विभाजित है, 5 से। तो क्या लिखेंगे, अतः b² 5 से विभाजित है, विभाजित है। क्यों है? क्योंकि सेम कंडीशन है, b² के गुणनखंड में 5 गुणा c² आ रहा है। तो जो b² यदि 5 से विभाजित है तो इसलिए b 5 से भी विभाजित होगा। यदि b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का क्या जाएगा, भाग। तो लिखेंगे इसलिए b 5 से भी विभाजित है। अब देखिए a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि a और b में 5 वो कॉमन आ रहे हैं। a और b में क्या आ रहा है, 5 कॉमन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 5 है। कैसे पता चला कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है? क्योंकि 5 का ए में भी भाग जा रहा है और 5 का बी में भी भाग जा रहा है। इसका मतलब 5 दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, तभी तो भाग जा रहा है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि आगे क्या लिखना है, जो कि हमारी कल्पना क्या थी कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हमने तो माना था कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे, यह विरोधाभासी हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह जो विरोधाभासी आया है, उल्टा जो काम हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, हमने जो कल्पना की थी उसके कारण। क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, हमने जो मान लिया ऊपर बगैर सोचे समझे मान लिया था, उसकी गलती के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की थी, कल्पना के कारण हुआ है, क्या हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने ऊपर मान लिया था। अब आपको कुछ नहीं लिखना, आपको नीचे लिखना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहते हो तो नीचे वाले 2 लाइन को आप बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते हो, लिख सकते हो कि यह विरोधाभासी कथन है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, इतना भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा समझने की बात है कहाँ पर, वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको यदि समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ कि a² है वो 5 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि यदि मैं 5 को बटे में लेकर आऊँगा, 5 को कहाँ लेकर आऊँगा, बटे में, तो बटे में यदि a² में बटे का मतलब है 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देने पर b² आ रहा है। b² का मतलब पूरी संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर a में भी 5 का भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग जा रहा है, इसलिए 5 है वो दोनों का गुणनखंड है। और जबकि हमने माना है कि यहाँ पर a और b है वो सहभाज्य संख्या है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने ये हमारा जो कल्पना थी वो विरोधाभास है, विपरीत कल्पना हमने की है। तो इसका जो विपरीत कल्पना वो उल्टी क्या हो जाएगा, इसका हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब चाहे आपके सामने √5 आ जाए चाहे √2 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ 2 लिखना है, और जहाँ 25 लिखा हुआ है 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आपको कुल मिला के
चेंज करना है तो केवल और केवल अंक चेंज करना है, बाकी थ्योरेटिकल लाइन किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करनी है। आगे का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ पर √5 के साथ में 3 + 2 √5 आ गया, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। किस प्रकार इजी हो जाएगा? तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो आपको 2 लाइनें स्टार्टिंग वाली तो वहीं लिखनी है। क्या लिखनी है? कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर वाली 2 लाइन वो तो आपको सेम लिखनी है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है एवं परिमेय संख्या है, और आगे क्या लिखा था हमने? तथा 2 सहभाज्य संख्याएं तथा 2 सहभाज्य संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है तो आपको लिखना है यहाँ पर कि 3 + 2 √5 बराबर a/b। 3 + 2 √5 बराबर आपको क्या मानना है? a/b मानना है, या a/b बराबर 3 + 2 √5 भी मान सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर √5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? √5 की। तो कैसे निकालेंगे? अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि ए और बी है वो सहभाज्य संख्या है, मतलब इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहाँ पर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हमने? इस प्रकार है कि 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब आपको यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ से हल कर रहे हैं इसको, तो एक बार 2 √5 को इधर ही रख लेते हैं, बराबर में आ जाएगा a/b, और जो 3 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2 √5 बराबर इसके बटे में 1 लिख लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? b। हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a-3b। क्या आ जाएगा? a-3b। अब ये 2 जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा? a-3b, और बटे में आ जाएगा 2। अब देखिए, ध्यानपूर्वक सुनना यहाँ पर कि हमने a और b है वो पूर्णांक है। a और b क्या है? सहभाज्य संख्या, मतलब पूर्णांक है कुल मिला के। a और b पूर्णांक है। तो यदि हम पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएं और उसमें पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो वो पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्रमेय संख्या। क्योंकि प्रमेय संख्या है वो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों प्रकार की होती है। तो हमें लिखना क्या है यहाँ पर? इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण, ये आंसर इजी हो जाएगा। समीकरण 1 से इसका कौन सा भाग हो गया? इधर वाला हो गया दायां भाग। समीकरण 1 से दायां भाग एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अभी हमने देखा है कि a में से यदि 3b को घटाएं, मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाकर यदि पूर्णांक का भाग दें तो पूर्णांक संख्या आएगी, और पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से दायां भाग एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है, दायां भाग क्या हो जाएगा? एक प्रमेय संख्या। अब इधर वाला प्रमेय संख्या है तो इधर भी क्या होगा? प्रमेय संख्या। अतः √5 भी क्या होगा? प्रमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 भी प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। लेकिन अभी हमने सिद्ध किया है कि √5 तो क्या है? अप्रमेय संख्या है। लेकिन √5 एक, यहाँ लिखेंगे अतः √5 भी प्रमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी
कल्पना विरोधाभास है। हमारी कल्पना क्या है? विरोधाभास है, क्योंकि हमने इस 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान रखा है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। तो यहां लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने, हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार आपको इस प्रकार प्रश्न को वापस समझना है कि बस ये 2 ही प्रकार के प्रश्न है इसमें हमारी प्रश्नावली में। एक तो अभी √5 वाला सिद्ध किया था और एक ये है 3 + 2√5 वाला। सेम इसके और भी इसी के जैसे आपको ए और बी मानना है, तो 3 + 2√5 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ से आपको √5 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? a - 3b/2। अब आपको यहाँ करना क्या है कि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा कर यदि हम 2 का भाग दें तो भी पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक संख्या ही परिमेय संख्या होती है। तो समीकरण 1 से जो दायां भाग है वो परिमेय संख्या है। तो यदि दायां भाग परिमेय संख्या है तो बायां भाग भी परिमेय संख्या होगा। नियम है गणित का, परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या लिखेंगे हम, √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है। अतः हमारी कल्पना गलत है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस प्रकार पूरा लिखना है। अब यदि आपके 2 प्रश्न समझ में आ गए तो आगे वाले प्रश्न आपको समझने से कोई नहीं रोक पाएगा। करना क्या, आपको वही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है, और पहले ही दे रखा है यहाँ पर 1/√2। तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं हम। अब ये जो 1/√2 है वो सेम √5 के जैसे ही है, लेकिन वो √5 था और ये 1/√2 है। आपको करना है कि इसमें सेम वही काम करना है जो ऊपर किया था। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये देखिए, अभी जो हमने प्रश्न किया था वो सेम ऐसा ही है, 6 + √2। जो दूसरा प्रश्न किया था वो सेम ऐसा का ऐसा ही है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा 2 सहभाज्य संख्याएं तथा 2 सहअभाज्य संख्याएं a और b इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि a/b बराबर 1/√2। आप 1/√2 बराबर a/b भी मान सकते हो और a/b बराबर 1/√2 भी मान सकते हो। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें किसकी? √2 की। किसकी वैल्यू निकालें? √2 की। तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको? √2 बराबर b ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। यदि ये हमने क्या कर दिया, इसका वज्र गुणा कर दिया, इतना तो आपको पता ही होगा। समीकरण हल करना आपने सबने सीख रखा है। तो √2 बराबर b/a हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से? अब लिखेंगे a को इधर लेकर आ जाते हैं, तो a का क्या हो जाएगा? a√2 बराबर हो जाएगा b। a√2 बराबर क्या हो जाएगा? b। अब आपको दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2a² और बराबर में क्या आ जाएगा? b²। अब देखिए, आपको सेम प्रश्न संख्या 1 के जैसे मिल गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो b² है, अब इसको हम थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं। इधर b² को लिख लेते हैं संख्या वाली जो टर्म है, पद है संख्या वाला, उसको दूसरी साइड लिख लेते हैं। तो b² बराबर 2a² हो गया। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि b² 2 से विभाजित है। b² क्या है? 2 से विभाजित है। b² 2 से विभाजित है। यही लाइन हमने पहले लिखी थी, बस वहाँ पर 5 आ गया था। तभी तो बोल रहा हूँ कि सेम है, प्रश्न सेम है, आपको केवल संख्या चेंज करनी है। b² 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब विभाजित होगा तो हमने वापस लिखा है कि माना जो b है, माना b है उसको क्या मान लेते हैं हम, 2c मान लेते हैं। जैसे हमने b को 5c माना था वैसे ही 2c मानना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया माना b बराबर 2c है। अब 2c है तो इधर हम क्या करेंगे, अब इनका यहाँ पर जो b का मान है 2c उसको उठा के किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। प्रश्न इजी है लेकिन इसकी जो थ्योरेटिकल है वो थोड़ी सी हार्ड है। यदि एक बार आपने समझ लिए तो आपको इसको समझने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर b का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। काटेंगे यहाँ से तो 2 बार कटेगा तो ये 2c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर। अभी मैंने कहा था संख्या वाली जो पद है संख्या वाला उसको दूसरी साइड लेकर जाना है, तो ये 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो a स्क्वायर है वो 2 से भी विभाजित है। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः a 2 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब b भी 2 से विभाजित है, a भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये 2 है वो a और b दोनों का गुणनखंड है। तो आपने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था हमने यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 और 2 से a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है। 5 है तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, 2। आपको लाइन सेम लिखनी है वहीं, जिसको इधर कर लेते हैं। अब ये तो 7√2 कर लेंगे, नीचे कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अब लिखेंगे हम नीचे वाला लाइन सेम यही लाइन लिखेंगे वापस, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। ये हमारी कल्पना थी कि हमने इसको प्रमेय संख्या मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी, एक अप्रमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्या मानी थी हमने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने आपको कहा है कि इसमें केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न है। एक थोड़ा सा लेंथी है, इसकी कैलकुलेशन नहीं, इसके जो साइज़ है आंसर की वो ज़्यादा है, एक की कम है। अब हम करते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसका सेकेंड नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर है 7√5। तो सबसे पहले तो वही मानना है हमें, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आपको केवल एक बार यदि वीडियो देख लिया आपने तो वीडियो में समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। परिमेय संख्या है
तथा दो सहभाज्य संख्याएं तथा दो सहभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि यहाँ पर 7√5 बराबर ए बटे बी, 7√5 बराबर ए बटे बी। जब भी आपको केवल रूट वाली संख्या मिले तब तो लेंथी वाला जो बड़ा वाला आंसर है उस प्रकार करना है। और यदि रूट वाली संख्या के साथ में कोई संख्या चिपकी हुई का मतलब गुणा में मिले, चाहे प्लस में मिले, चाहे माइनस में मिले, तब आपको सेकंड प्रश्न के जैसे करना है। तो यहाँ से हम यदि √5 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी a बटे 7b, क्या आ जाएगी a बटे 7b। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। a बटे 7b का मतलब है a हो गया पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देने पर एक प्रमेय संख्या मिलती है हमें। क्या मिलती है? प्रमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का दायां भाग एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। इसलिए जो इधर दायां भाग में कौन है, √5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। यदि दायां भाग प्रमेय संख्या है तो इधर बायां भाग में भी प्रमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अप्रमेय है। तो क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास या मेरी त्रुटि के कारण हुआ है, तो आप लिख लेना यहाँ पर, या फिर मैं लिख देता हूँ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि हमने इसको प्रमेय मान लिया। अतः 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। ये हो गया इसका आंसर। तो जो ये अप्रमेय संख्या के साथ में या फिर रूट वाली संख्या के साथ में कोई संख्या चिपकी हुई होती है तो उसका आंसर थोड़ा सा क्या आ जाता है, इजी तरीके से आ जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर यहाँ पर कर लेते हैं, और थर्ड नंबर है 6 + √2। 6 + √2। तो सबसे पहले माना कि 6 + √2 एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या मान लिया हमने, तथा दो सहभाज्य संख्याएं। अब वो लाइन आप बार बार मैं लिख रहा हूँ, तो वो लाइन लिख सकते हो कि दो सहभाज्य संख्या a और b इस प्रकार है कि, तो किस प्रकार है, तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा a बटे b। यहाँ से √2 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 6 बटे a बटे b माइनस कितना आ जाएगा, 6। तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a माइनस 6b और बटे में कितना, b। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 का जो दायां भाग है, समीकरण 1 का दायां भाग क्या है, प्रमेय संख्या है। क्योंकि प्रमेय संख्या में से प्रमेय संख्या को घटाएंगे तो प्रमेय संख्या है। समीकरण 1 का दायां भाग प्रमेय संख्या है, अतः √2 भी एक प्रमेय संख्या है। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न अब आप आराम से कर सकते हो। आपको लिखना है कि
यहाँ पर जो हमने माना है इसको वो एक विरोधाभासी है। √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं आपको नीचे क्या लिखना है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है तो आप इसको प्रश्न संख्या 2 के जैसे कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा विरोध कथन है वो विरोधाभासी है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार ही मैंने बताया 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है, दोनों प्रकार को एक बार अच्छे से और देख लें। उसके बाद में ये जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा। यदि आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको ये PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।